नाज़रीन, कोई धमकी नहीं, ना गुस्सा, ना सख्त लहजा, सख्त अल्फाज भी नहीं, ना मुंह पर हाथ फेरा, ना सीने चढ़ाई, ना इल्जामात लगाए। तर्जुमान पाक फौज के बावकार और पुरएतमाद रद्द-ए-अमल ने फौज को सियासत में घसीटने के ख्वाहिशमंदों के अरमान खाक में मिला दिए। इश्तियाल अंगेजी के तमाम कोशिशों को दफन कर दिया। उस वक्त सूरत हाल यह है कि अपोजिशन फौज पर तनकीद कर रही है और इलेक्शन पे मदाखलत का इल्जाम लगा रही है। आज भी मालाकंड में पीडीएम के जलसे में फौज के किरदार पर सवाल उठाए गए। जलसे से खिताब में पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस वक्त मुल्क में जमहूरियत नहीं बल्कि गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। पीडीएम की क़यादत मुसलसल ऐसे इल्जामात लगा रही है, एस्टैब्लिशमेंट को मौजूदा हुकूमत का जिम्मेदार समझती है और ऐसे इल्जामात के जवाब में हुकूमत अपोजिशन को संगीन नताइज की धमकियां देती है। लेकिन हुकूमत के मुकाबले में फौज ने सख्त रद्द अमल देने की बजाय धीमा लहजा अपनाया। अपोजिशन को धमकाने की बजाय खुद को सियासी धींगा मुश्ती से लाताल्लुक रखने की बात की है। आज GHQ रावलपिंडी में DG/ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि हम सियासी मामलात में मुलव्वस नहीं होना चाहते, फौज अपना काम कर रही है। इमरान खान एक मोहरा है जिसके लिए धांधली जिन्होंने की और जिन्होंने उनको कौम पर मुसल्लत किया कि हम एस्टेब्लिशमेंट और फौजी क़यादत को इसका मुजरिम समझते हैं। जो आज फौज के ऊपर और फौज के सरबराह के ऊपर इस तरह की जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। इलेक्शंस की बात की जाती है। पाकिस्तान फौज को हुकूमत वक्त ने इलेक्शंस कराने का कहा। पाकिस्तान फौज ने अपनी पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी के साथ वो इलेक्शंस कराए। उसके बाद अगर किसी को उसके ऊपर किसी किस्म की कोई शक है, कोई प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान के तमाम इदारे अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने ही उसके ऊपर फैसला करना है, उन्हीं को अप्रोच किया जाना चाहिए। अपोजिशन एस्टैब्लिशमेंट को मौजूदा हुकूमत की पुश्त पनाह समझती है, इसलिए वो बार बार इससे कह रही है कि वो इसके पीछे से हट जाए। अपोजिशन की धमकी के जवाब में वजीर आजम कहते हैं कि अपोजिशन फौज पर हुकूमत गिराने का दबाव डाल रही है। हुकूमत और अपोजिशन के जवाब में तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह किया है कि फौज का कोई बैकडोर राबता नहीं, हम इन चीजों से बाहर रहना चाहते हैं और इनसे बाहर हैं। हम सिर्फ सिलेक्टर्स को कहते हैं कि इससे पीछे हट जाओ। ये जो पाकिस्तान फौज के खिलाफ जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी फौज को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दें। फौज को सियासी मामलात में ना आने की जरूरत है और ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। गुज़िश्ता हफ्ते पीडीएम ने इंदिया दिया था कि लॉन्ग मार्च का रुख रावलपिंडी की तरफ हो सकता है। अपोजिशन के इस ऐलान के बाद हुकूमत का लहजा मजीद सख्त हो गया था। अपोजिशन को संगीन नताइज की धमकियां दी जाने लगी। लेकिन आज जब सहाफी ने DG/ISPR से यह सवाल किया तो उनका पुरसुकून रद्द-ए-अमल हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए गैर मुतफ़ था। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी। इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। अगर इनमें हिम्मत है तो ये आए पिंडी की तरफ। मुझे उसकी कोई वजह नजर नहीं आती पिंडी आने की, और अगर फिटॉल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे। तर्जुमान पाक फौज ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी के हवाले से हौसला अफजा आदाद-ओ-शुमार भी पेश किए। गुज़िश्ता 10 साल पाकिस्तान के लिए हर लिहाज से बहुत चैलेंजिंग रहे। 2013 में दहशतगर्दी के वाक़यात की शरह एक साल में 90 थी, जो आज कम होकर सिर्फ 13 रह गई है। 2013 में दहशतगर्दी के वाक़यात में 414 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 2020 में दहशतगर्दी के वाक़यात में अमवात की तादाद 98 है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में 3,71,000 से ज्यादा ऑपरेशंस किए गए। इसके साथ साथ ऑपरेशन से खुदकुश हमलों में 97% वाज़ेह कमी आई। 2007-8 में कबायली अजला में सिर्फ 37% इलाके पर रियासती अमलदारी थी, लेकिन आज तमाम कबायली अजला खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुके हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत 3,71,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 2007-8 में कबायली अजरा पर सिर्फ 37% इलाके पर रियासती अमलदारी रह गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स मुकम्मल तौर पर खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुके हैं। दहशतगर्दी की सूरत हाल पर बात करेंगे साबिक लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब से हमारे साथ मौजूद होंगे और तज़िया कार रज़ा रूमी साहब से। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से।
अक्सर उनसे पूछते हैं कि तर्जुमान पाक फौज की सियासत से लाताल्लुकी के ऐलान के बाद ऑपोजिशन के वक़्फ़ में अब क्या तब्दीली आएगी। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका। सर ये बताइएगा कि आप तो कहते थे कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे सिलेक्टर्स का हाथ है, आप सिलेक्टर्स से मुराद एस्टेब्लिशमेंट बयानी फौज लिया करते थे। वाज़े तौर पर आर्मी चीफ तर्जुमान पाक फौज ने कह दिया कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं सियासत में और आप इदारों से रुजू करें। तो सर आपके बयानियों को तो जवाब बड़ा अच्छा मिल गया कि आप फौज का कोई ताल्लुक नहीं है उस सियासत से जिसमें उसको आप घसीटना चाहते हैं। जी, अगर ऐसी बात ठीक है तो फिर तो कोई फिक्रमंद होने की जरूरत ही नहीं है। अगर वाकई कोई राब्ता नहीं है तो क्या मसला है, फिर इसको चलने दें जैसे चल रहा है। कोई हमें भी कोई मसला नहीं है। हमारे कुछ लीडरान जो दावा कर रहे हैं, क्योंकि ये रवाबित ज्यादातर इनफॉर्मल मैकेनिज्म के जरिए होते हैं, तो उन्होंने कुछ तफसीलात से हमें भी आगाह नहीं किया कि किसने राब्ता किया और किस वक्त राब्ता किया। हमने ये तमाम गुफ्तगू सुनी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट का व्यू यही है कि कोई राब्ता नहीं है तो ठीक है, वो अपने व्यू पे कायम रहे। अगर हमसे कोई कांटेक्ट करेगा तो हम आपको बताते रहेंगे, और अगर वो कहते रहेंगे हमने राब्ता नहीं किया तो फिर एक ही सूरत रह जाती है कि फिर इमरान खान साहब राब्ता करते होंगे। लेकिन अजीब सी इस वक्त सिचुएशन चल रही है, लेकिन इसमें कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ वो क्या है कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। वो कह रहे हैं हम राब्ता नहीं कर रहे और हम कह रहे हैं जरूरत नहीं है राब्ता करने की, अनलेस एक लार्जर पिक्चर के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए लोग तैयार हों, जिसमें आइन कानून वोट की बालादस्ती जो है उसके ऊपर गुफ्तगू हो। तो कंट्रोल के हमें हटा दें, इन्हें पिछाड़ दें, उस गुफ्तगू में वो भी इंटरेस्टेड अगर नहीं है तो हम तो बिल्कुल नहीं है। हम तो पहले से ही ये कह रहे हैं। नहीं सर, लेकिन इसमें आपका इंटरेस्ट इसलिए जाहिर होता है क्योंकि बार बार आप कहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो इमरान खान से नहीं, इमरान खान को लाने वालों से है या सिलेक्टर से है। अब सिलेक्टर से मुराद बराह रास्त फौज है, इसमें कोई शक नहीं रह गया। वो ये कहते हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भाई आप हमें सियासत में मत घसीटे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से। मगर आप कहते हैं कि हमें सिलेक्टर से बात करनी है, हमें लाने वालों से बात करनी है। वो कहते हैं जाएं इदारों के पास जाएं। तो सर ये आपके प्लेटफॉर्म से ये बार बार फौज को सियासत में घसीटा जा रहा है। जी, मुझे तो जो हमारी टॉप लीडरशिप है वहां पे किसी ने अभी तक नहीं कहा कि हम मुंतजर हैं किसी से गुफ्तगू करने के। हम तो कह रहे हैं कि डायलॉग का वक्त गुजर गया है। जो हमें बाज़गश्त सुनाई दे रही है वो तो ये है कि गुफ्तगू करने के 2 या 3 तरीकाकार होते हैं। सबसे पहला तरीकाकार होता है पार्लियामेंट का, यानी पार्लियामेंट में बैठ के गुफ्तगू की जाए। आपने देखा कि मुल्क के अंदर जंग हो गई मगर पार्लियामान के अंदर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। आपने देखा सेनेट का इलेक्शन कैसे हुआ, आपने देखा कि फैटिफ के कवानीन किस तरह पास करवाए गए। तो उसमें जो बेतौकीरी पार्लियामान की हुई वो तो हमारे सामने भी आ गई और अवाम के सामने भी आ गई। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आप अगर कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो जाए तो एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करें, जैसा कि आपको याद होगा आर्मी पब्लिक स्कूल के जमाने में हुई, और दीगर जब इमरजेंसीज आई तो तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हुई। उसमें आपने देखा कि मुल्क में जंग छिड़ गई कश्मीर में, मगर इमरान खान साहब ने ये फैसला किया कि कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान के सरबराह हैं ही नहीं, पाकिस्तान के वजीर आजम हैं ही नहीं, गालिबन किसी और मुल्क के हैं। इस वजह से वो तो बात करने को तैयार नहीं है। तो वो जो दूसरा रास्ता होता है आपने तब भी देखा वो मखदूश हो गया। उन्होंने आर्मी चीफ को भेज दिया और उनसे गुफ्तगू हुई। और फिर अभी जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो आईनी तरामीम का सिलसिला चल रहा था या गुफ्तगू हो रही थी जिसकी बराह रास्त असरात कश्मीर पे मुरतब होंगे, उसके ऊपर भी जब गुफ्तगू हुई तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं थोड़ी हूँ वजीर आजम, आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से या आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करें। तो वो भी रास्ता, तो अब 2 रास्ते थे, दोनों बंद हो गए। तीसरा रास्ता इनफॉर्मल होता है, वो भी आपके सामने बंद होता चला जा रहा है, यानी दोनों तरफ से यही कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं हम आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि कांटेक्ट हमें ना किया जाए। तो तीसरा रास्ता भी बंद हो गया। अब एक ही रास्ता है, वो है सड़क का, और उसी के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। क्योंकि बाकी तमाम लेकिन सड़क का जो रास्ता है मलिक साहब, मैं अर्ज करता चलूं, आपकी सड़क का रास्ता भी जीएचक्यू ही जाता है। अभी हाल ही में मौलाना ने ये जुमला कहा, पीडीएम के लीडर, पीडीएम के कायद ने जुमला कहा कि हम जाकर जीएचक्यू के सामने बैठ जाएंगे, हम वहां धरना देंगे। तो सर आप अगर फर्ज करें कांटेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन अगर धमकी भी लगा रहे हैं तो धमकी भी जीएचक्यू को ही लग रही है। तो कहीं ना कहीं सियासत में तो आप उनको दोबारा इन्वॉल्व कर लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप इदारों के पास जाएं। देखिए अच्छा, तो नहीं आप देखिए, ऐसा मत कीजिए। पहली बात तो ये कि आप अपने प्रोग्राम जो रोज होते हैं उनका तज्जिया कर लें, और आप देखिए कि रोज जब मैं प्रोग्राम में आता हूं, मैंने कई दफा लोगों को कहा है कि भाई
आपके वुज़रा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और 4 या 5 जर्नैल जो हैं, रिटायर्ड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ्स, DGIs का जिक्र करते हैं, असगर खान केस का जिक्र करते हैं, गवर्नर जिलानी का जिक्र करते हैं, जनरल जिलानी का जिक्र करते हैं, ज़ियाउल हक साहब का जिक्र करते हैं, बेशुमार लोगों का जिक्र करते हैं। उसके बाद गुफ्तगू ये होती है कि अब आप भी गुफ्तगू करें, आप भी दीगर जर्नैल जो हैं उनके मुतालिक बात करें। तो आप जरा तज्जिया कर लें अपने प्रोग्रामों का और देखें कि फौज को इस वक्त कौन ला रहा है इस थिएटर में, पॉलिटिकल थिएटर में। जब 5 हुकूमती वज़रा बैठते हैं और 7 या 8 जर्नैलों का जिक्र करते हैं, तो आपके ख्याल में हम ला रहे होते हैं उस वक्त फौज को इदारे के तौर पे सियासत में? जो अपने आप को ढाल के तौर पे इस्तेमाल, फौज को ढाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तकाजा तो फौज को उनसे करना चाहिए कि भाई आपकी जो ना तजुर्बाकारी है या आपकी कारकर्दगी जो है, आप उसके में फौज को आगे क्यों खड़ा कर रहे हैं? आप जरा जवामर्दी से सामने आए ना। हमारे यहाँ नुक्ता नजर ये है कि कोई भी शख्स हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी इदारे से हो, चाहे उसका ताल्लुक सियासत से हो, चाहे उसका ताल्लुक अदलिया से हो, अगर वो मावराए आइन कोई काम करता है, अगर वो मावराए कानून कोई काम करता है, तो उस फर्द के मुतालिक बात करनी चाहिए, मगर इदारों को अंदर नहीं लाना चाहिए। ये है हमारा नुक्ता नजर। इस वजह से हम उस नुक्ता नजर के तहत सिर्फ कुछ अफराद का जिक्र होता है जो कुछ आइन के तकाजे पूरे नहीं करते। जहां तक इदारों का सवाल है, लॉ बैरल जो गुफ्तगू हो रही है वो क्या कर रही है? अच्छा मलिक साहब, एक आइन के तकाजे का पूरा करने का तकाजा आपसे मेरा ख्याल है अभी हाल ही में DG ISPR ने कर दिया है। उन्होंने कहा आप इदारों के पास जाएं। और सर ये देखा जा रहा है कि आप अपनी एजिटेशन शुरू करने से पहले या तहरीक शुरू करने से पहले आपने भी वो सहारे नहीं लिए जो कि इमरान खान साहब ने 2014 में लिए थे। यानी वो ना सुप्रीम कोर्ट के पास आप गए, ना इलेक्शन कमीशन के पास आप गए, अगर आपको लगता है 2018 का इलेक्शन धांधलीशुदा था। यानी वो तमाम जगह जहां पे आपने दस्तक देनी थी आपने नहीं दी, और आपको दोबारा मशवरा दिया है पाक फौज के तर्जुमान ने कि आप जाएं, इदारों के पास जाएं। देखिए, बात यह है कि पाक फौज के तर्जुमान को तो हमें नहीं मशवरा देना चाहिए। ये तो हमारा बामी जो सियासी जमातों का मशवरा है, जो PDM का मशवरा है, उसके जरिए हम फैसला करेंगे कि हमें कहाँ जाना है। हम मुख्तलिफ इदारों के पास गए हैं, आपके सामने अब मैं जिक्र करूंगा तो आप दोबारा फिर वो गुफ्तगू किसी और तरफ चली जाएगी कि पिछले 2, 2.5, 3 साल में हमारे साथ क्या हुआ है और किस किस इदारे में, किस किस जगह पे, किस किस फैसले के जरिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और तजिया निगार सहाफी रजा रूमी साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब मैं आता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस के नुकात पर आता हूं, बट सर ये जो जवाब आया है मौलाना का बड़ा ही मुख्तलिफ किस्म का जवाब है। अब आपको पता है चाय की ऑफर उन्होंने की जनरल साहब ने कि जी आप आए, हम आपको चाय पानी पिलाएंगे। उसके जवाब में कहा है मौलाना ने कि भाई खुद तो आप पापा जॉन्स के पिज्जा खाएं और हमें चाय पटर खाएं। तो मेरा ख्याल है कि संजीदा नहीं लिया जनरल साहब की बात को मौलाना ने। नहीं संजीदा नहीं दिया, लेकिन बड़ी सीधी सी बात है। देखें जी, अगर मौलाना को या किसी को इतना यकीन है कि वाकई पापा जोन्स और बाजवा साहब, ये इनका आसिम सलीम बाजवा वगैरह, ये वाकई इन्होंने कुछ किया है, तो बड़ा सीधा सा रास्ता है। इमरान खान को क्या हुआ था? इमरान खान ले गया था नवाज शरीफ को अदालत में, तो ये भी ले जाए उसको, वही तरीका इख्तियार करें। अगर इनको शिकवा है कि हुकूमत भी कुछ कर रही है कुछ और, मकसद कहने का ये है कि आप किसी के खिलाफ इस तरह का फजूल बातें करते रहें, आपके पास कानूनी रास्ता है। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि इनके ऊपर दावा कर दे, उसको आसिम सलीम को चाहिए कि इनको घसीट अदालतों में ले जाए। असल चीज यही होती है कि आप एक कानूनी रास्ता इख्तियार करें, लेकिन वो आपने करना नहीं, क्योंकि आप तमाशा चाहते हैं, ड्रामा चाहते हैं, फौज को अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं ताकि वो किसी तरह इनको इमरान खान को फारिग कर दे। तो वो क्यों करें? वो गैर आईनी काम क्यों करें? इनको चाहिए कि अगर कोई इलेक्शन पे इतराज है, एक कमीशन बनवाएं, चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करें कि जनाब एक अदालती कमीशन बना दें, जिस तरह इमरान खान के 126 दिन के धरने के बाद बना था। तो आप कानूनी रास्ता इख्तियार न करें और ये कहें कि चूंकि मैं कह रहा हूं लिहाजा सारे मान लें, ये तो नहीं होगा, ये तो गलत है बात।
चलें। अच्छा रजा रूमी साहब, फौज ने वाजे कर दिया है कि वो सियासत में इन्वॉल्व ना होना चाहते हैं और कोशिश भी ना की जाए। अच्छा, प्रॉब्लम सर ये है कि सिर्फ ऑपोजिशन ने कोशिश नहीं की, ऐसे बयानात मौजूद हैं जहां पर हुकूमत ने भी कहीं ना कहीं ड्रैग किया है सियासत में फौज को। तो ये फौज ने आपको क्या लगता है जो पैगाम दिया है दोनों के लिए है, ऑपोजिशन के लिए भी और हुकूमत के लिए भी? जी मैं ये कह रहा हूँ कि माजी में ऐसा होता है कि हमारे सियासतदान जो है वो फौज को बिल्कुल इन्वॉल्व करते हैं, घसीटते हैं और वो कहते हैं कि जी आप मेरे मुखालिफ को निकाल दें, मेरी मदद करें या मेरे पीछे आए। तो ये एक रिवायत भी बन गई हुई है पाकिस्तान में। जनरल साहब, ऑपोजिशन का जो बयानिया था उसको भी खत्म किया है और कहीं ना कहीं हुकूमत जाने या अनजाने में अगर ले आती थी फौज को, जैसे आप ये बयान समझ लें, बयान है कि जनाब ऑपोजिशन फौज पे दबाव डाल रही है कि वो हुकूमत को घर भेजे। अब ऐसे बयान हुकूमती लोग दिया करते थे, तो मेरा ख्याल है हर तरह की शकूक व शुबहात को अब खत्म कर दिया है पाक फौज के आज के बयान ने। वो बिल्कुल खत्म किया और पहले भी नहीं होने चाहिए था। मैं आपको एक वजाहत करूं, इमरान खान तो पहली दफा हुकूमत में आया है और इससे पहले अगर कोई किसी ने फौज की मदद ली है या फौज के कंधे पे बैठ के किया, नवाज शरीफ साहब के अलावा और किसी ने इस्तेमाल, पीपल्स पार्टी ने कभी इस्तेमाल नहीं की फौज। ये मसला आया था उस जमाने में जब जियाउल हक की गवर्नमेंट थी और जियाउल हक ने पाला नवाज शरीफ साहब को। वही लेगेसी उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब ने उनके इंतकाल के बाद कि मैं यही मिशन लेके आगे चलूंगा जो शहीद जियाउल हक का है। और उसमें फिर उन्होंने जनरल असलम बेग, असद दुरानी, हमीद गुल वगैरह इन लोगों से मिलके इन्होंने ये साजिशें की और नवाज शरीफ साहब ने पैसे खाए ISI से। उस पे जनरल असद के खिलाफ एक्शन हुआ था। जनरल असद दुरानी को प्रीमेच्योरली रिटायर कर दिया गया था कि आप क्यों इन्वॉल्व हुए हैं इसमें। असलम बेग साहब नहीं थे, वो चले गए थे। ये बाद में किया है इन्होंने हमारे जनरल काकड़ साहब ने, वहीद काकड़, अब्दुल वहीद काकड़ साहब ने। तो फौज को बिल्कुल उन्होंने बाहर निकाल दिया कि आपका कोई काम नहीं। और ये एक मिसाल उन्होंने कायम की कि अगर कोई इंडल्ज करेगा, इन्वॉल्व होगा, मैं उसको निकाल दूंगा फौज। अच्छा सर, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज था, और वो इनका पर्सनल झगड़ा था। क्योंकि ये सवाल उनसे भी किया था, उनकी राय भी आ जाएगी, आपका मौक़िफ़ भी आया सर। मैं रजा साहब की भी राय लेना चाहता हूं। रजा साहब, दोनों को, हुकूमत को और अपोजिशन को, दोनों को पैगाम आपको लगता है चला गया है कि वी हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, हमें दूर रखें। हुकूमती बयानात भी चंद ऐसे होते हैं जिनमें फौज को ड्रैग किया जाता है। देखिए जी, बिल्कुल एक बड़ी हमारी तारीख रही है। मैं तो 1990 की अभी दिहाई की बात, जनरल साहब भी कुछ इशारा कर रहे थे, उस वक्त भी दोनों जो बड़ी पार्टियां थी वो बार बार इन्वॉल्व करती थी। फरीकैन जो थे वो जाते थे, कहते जी मेरी मदद करो, मेरे मुखालिफ को निकालो। आज भी सूरत हाल कुछ फर्क नहीं है, PDM की जो भी उनका बयानिया हो, चार्टर हो, लेकिन असल में तो वो ये कह रहे हैं ना कि हमारी मदद करो, इमरान खान को निकालो ताकि हमें जगह मिले। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और अगर ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझे तो उसमें बड़ी उम्मीद अफ़ज़ा बात ये लगी है कि बड़ा एक वाज़ेह इशारा था। पहले आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट भी और बल्कि प्राइम मिनिस्टर खुद भी कई बार कह चुके हैं जी मेरे साथ वो खड़े हैं, मेरे पीछे हैं, उनके वज़रा भी ये कहते हैं वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ खत्म होनी चाहिए, क्योंकि आर्मी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि एक तो परमानेंट इंस्टीट्यूशन है और जो पाकिस्तान को सिक्योरिटी के चैलेंजेस इतने शदीद हैं, उसमें अगर आप इसमें सियासी पार्टियां, कोई भी फरीक, गवर्नमेंट हो या ऑपोजिशन हो, अगर उनको ड्रैग करती हैं तो फिर ये तो हमारे मुल्क के लिए जो है ना एक ठीक बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी सिग्नलिंग की है उन्होंने, DGISPR ने, और भी इसके अलावा जो उन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया फजलुर रहमान साहब की बात को, वो भी बड़ा आई थिंक बड़ी मतानत से और मैच्योरिटी के साथ उन्होंने वो उसको बात को डिफ्लेक्ट कर दिया। क्योंकि अब ये वक्त आ गया है कि हमें इस चीज को अब क्लियर कर देना चाहिए कि हमारे पॉलिटिशियंस ने जो लड़ना है, देखिए सेनेट मौजूद है, कौमी असेंबली मौजूद है, 4 सूबाई असेंबलियां मौजूद हैं, आप वहां पे जाएं, वहां पे अब अपने दंगल करें, आप लाएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए, आप उनके जो पॉलिसीज है उनके खिलाफ एक्शन करें। मतलब ये जमहूरी तरीका कार ही खुद नहीं अपनाते ना। मसला ये खुद भी और पूरी वो गड़बड़ होगी अब हमारी तारीख और हाल जो है, और ये अब ये ठीक होना चाहिए, वक्त आ गया है, बहुत हो गया अभी ये मेरे ख्याल से। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया रजा साहब। जनरल साहब, आज तर्जुमान पाक फौज ने फौज की अचीवमेंट्स का जिक्र किया दहशतगर्दी के मैदान में, सिक्योरिटी के मैदान में,
लेकिन हम ये देखते हैं सर कि कुछ जमातें, कौम परस्त जमातें हो गई, जैसे पीटीएम हो गई या कुछ एक और भी हैं, वो फौज के खिलाफ एक बयानिया बना रही हैं, बहुत अरसे से बना रही हैं। तो सर इस मौके पे तो हुकूमत को नहीं आगे आना चाहिए ताकि वो डिफेंड करे, क्योंकि ये तमाम फिर सियासी जमातें या फिर सियासी स्टेटमेंट्स हैं, ये तो फौज नहीं दे सकती। अच्छा, आर्मी ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती है कि वो अपनी अचीवमेंट बता सकती है आपको। डिफेंस जो है नैरेटिव की सतह पर, वो तो हुकूमत का काम है। तो क्या हुकूमत कहीं नजर आती है आपको? नहीं, हुकूमत की बड़ी कमजोरी है। देखिए आप, अभी जब ये हमारे भाई हजारा मुसीबत में थे और ये सारा उन्होंने धरना दिया हुआ था, तो वहां पीटीएम के लोगों ने जाके कहा कि जी पीटीएम और हजारा एक ही हैं, और वहां पे पंजाबियों के खिलाफ नारे लगवाए कि ये पंजाबी है, इनको ये करें। ये वाजे है, इससे साबित होता है जहां कहीं आप नारा लगाना चाहें कि जी दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, जहां पंजाबी के आपका एजेंडा कुछ और, लेकिन ये पीटीएम को परवान चढ़ाने वाले पीटीआई वाले, ये केपीके में इन्होंने उनको काउंटर करने की कोशिश नहीं की। सो मच सो कि पिछले जनरल इलेक्शन में उनको अनअपोज इलेक्ट करवा के असेंबलियों में भिजवा दी। और आज भी जब वो वहां जलसे करते हैं पीटीएम वाले और वो झूठ सच बोलते हैं, इस तरह के एथनिक किस्म के नारे लगाते हैं, कहां होती है ये पीटीआई की गवर्नमेंट वहां पे जो जाके, ये क्यों नहीं लोग उनका झूठ खोलते दुनिया के सामने? कभी नहीं इन्होंने खोला। ये जो कुछ भी गंद मचा पीटीएम की वजह से वो सारा पीटीआई की कमजोरी और इनकी गलत हैंडलिंग की वजह से, वरना उनको हैंडल करते तो बाकी पार्टियों को तो छोड़ें, पीटीएम जो है वो पली इनके गोद में। तो ये बहुत बड़ा इन्होंने नुकसान किया है, जो कि इनको हैंडल नहीं कर सके। इनकी अपनी गवर्नमेंट है केपीके में, उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकी, उल्टा अनअपोज इलेक्शन जिता के उनको पार्लियामेंट में भिजवाया। वो अब आपके सरों पे नाच रहे हैं, आप करते रहे जो करना आपने। ठीक। अच्छा, आखिर में रजा रूमी साहब, सर अब फौज को अगर किसी इलाके में भेजा जाता है, लेट्स से वहां पे दहशतगर्दी है और भेजा गया वहां के ऑपरेशन करे, तो फौज का तो काम है वहां पे जाके अपनी ताकत के बलबूते पे उस ऑपरेशन को कामयाब बनाना, जगह को क्लियर करना। सर वहां पे तरक्याती काम करवाना, लोगों को रोजगार देना, उनकी बहाली का काम हुकूमतों का है। और सर ये फौज की वो जो फतह होती है, जो उसको हासिल हुई होती है, आपको नहीं लगता वो मांद पड़ जाती है अगर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, लेट्स से आज की गवर्नमेंट है, अगर वो तरक्याती काम नहीं करती, वहां पे बहाली का काम नहीं करती, तो नुकसान पहुंचता है उस फतह को जो फौज ने हासिल की होती है? देखिए बिल्कुल, मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि बदकिस्मती से ये एक इस तरह का मामला है कि देखिए ना, अगर एक होलिस्टिक अप्रोच हो, यानी कि एक बहुत ही जामे किस्म की हिकमत अमली हो, तो फिर ये मसाइल नहीं उभरते। अब हुआ ये कि चूंकि पाकिस्तान को इतना संगीन चैलेंजेस थे दहशतगर्दी के, और कई इलाके जो है वो खाली करवाने पड़े, कई इलाकों में मिलिटेंट्स को उसका सफाया करना पड़ा, और वो जाहिर बात है उनकी स्पीड जो थी कहीं ज्यादा तेज थी। उसके बरक्स हमारे सिविल इदारे जो होते हैं, वो आपको पता है कि उनकी जो रिकंस्ट्रक्शन की रफ्तार बड़ी स्लो होती है। यहाँ तो एक PC1 अप्रूव हो, जो डॉक्यूमेंट होता है प्रोजेक्ट का, उसके अप्रूवल में 6-6 महीने साल लग जाते हैं, जिस तरह से हमारी ब्यूरोक्रेटिक पूरा है प्रोसेस। तो ये वो जो ताखीर हुई, और मेरे ख्याल से उसके बाद जो था, जो बहाली का जो रिकंस्ट्रक्शन का पूरा अमल होता है, उसकी वजह से ये कुछ चीजें उभर आई। लेकिन जाहिर बात अब इनकी बुनियाद में सियासत भी हो रही है, और अभी भी मेरे ख्याल से कुछ ऐसी बात नहीं है। इसमें हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं, केपी की गवर्नमेंट बिलखसूस जो है, वो उसको एक बड़ा प्रोएक्टिव रोल लेना चाहिए। देखिए ये बात दुरुस्त है कि कुछ नाजेबा बातें और कुछ ऐसे नारे जो हैं जो कि नहीं लगाने चाहिए, वो लोग लगाते हैं या वो गलत बातें करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनसे बिल्कुल बातचीत करके, और ये सिविलियन गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस का काम होता है कि इसको वो हैंडल करें। ये ना तो आर्मी का काम होता है, ना ये रेंजर्स का काम होता है, ना ये पैरामिलिट्री का काम होता है। इसमें ये प्योरली एक पॉलिटिकल और सिविलियन डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। रजा साहब, वक्त चुके बहुत कम रहेगा, लेकिन आपका मौकफ आ गया और आपने पॉइंट बड़ा हम रेस किया। बहुत बहुत शुक्रिया रजा रूमी साहब, आपके वक्त का। जनरल साहब आपने वक्त दिया, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। जुर्म का इल्जाम लगता है लेकिन तहकीकात नहीं होती, तहकीकात हो जाते हैं तो आगे नहीं बढ़ती।
आगे बढ़ती हैं तो इसके रास्ते में रुकावटें आ जाती हैं, शवाहिद नहीं मिलते, जिन गवाहान की बुनियाद पर मुकदमा बनाया जाता है वो गवाह मुनहरिफ हो जाते हैं, केस साबित भी हो जाए, सजा मिल भी जाए तो बाद में किसी न किसी शक्ल में रिलीफ मिल जाता है। आखिर नवाज शरीफ के हाथ में कुछ तो ऐसा है जो वो बार बार किसी न किसी तरह बच निकलते हैं। इन पर इल्जामात लग चुके हैं कि वो तहकीकात कराने वालों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, इसमें नाकाम रहे तो सहाफियों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं ताकि राय आमा उनके हक में बनाई जा सके, इसमें भी नाकाम रहे तो जजेस पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, अपने मर्जी के फैसले दिलवाने की कोशिश की जाती है। नवाज शरीफ पर ताज़ा इल्जाम ब्रॉडशीट के मालिक कावी मुसावी ने लगाया। ब्रॉडशीट वो कंपनी है जिसे मुशर्रफ हुकूमत ने पाकिस्तानी सियासतदानों के बैरून मुल्क असासों का खोज लगाने की जिम्मेदारी दी थी। ये मुआहदा तो 2003 में खत्म हो गया था, लेकिन अब कावी मुसावी ने इंकशाफ किया है कि नवाज शरीफ ने तहकीकात रोकने के लिए इन्हें रिश्वत की पेशकश की। नवाज शरीफ पर रिश्वत की पेशकश करने का इल्जाम कोई पहली बार नहीं लगा। यही इल्जाम इन्हें अल अजीजिया रेफरेंस में सजा सुनाने वाले जज अरशद मलिक भी लगा चुके हैं। अरशद मलिक मरहूम अपने बयान में हल्फी में कह चुके हैं कि नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज ने इन्हें 50 करोड़ रुपए रिश्वत और बैरून मुल्क कहीं भी मुंतकिल कराने की पेशकश की थी, बदले में इन्हें ओहदे से इस्तीफा देने के लिए कहा गया। अरशद मलिक बयान हल्फी में यह भी बता चुके हैं कि फ्लैगशिप रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस के ट्रायल के दौरान भी इन्हें माली पेशकश की गई। अरशद मलिक साहब कहते हैं कि जब से मैं इसमें जज बना, मुझे जज लगाने से लेके एंड तक बाद में भी कोशिश की गई कि उनको ब्राइब किया जाए, कोशिश की गई कि उनको कोर्स किया जाए, थ्रेट किया जाए। नवाज शरीफ अपने गुज़िश्ता अदवार में भी जजेस पर दबाव डाल चुके हैं और इसके तो ऑडियो सबूत भी मौजूद हैं। मलिक कयूम 1998 में लाहौर हाई कोर्ट एहतसाब बेंच के जज हुआ करते थे। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। बाद में ऑडियो टेप सामने आई जिनसे मालूम हुआ था कि जस्टिस मलिक कयूम ने नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर और दबाव पर यह सजा सुनाई थी। वफाकी वजीर फैसल बावडा भी ये इल्जाम लगा चुके हैं कि नवाज शरीफ ने अपने खिलाफ केसेस खत्म कराने के लिए हुकूमत को $2 अरब देने की पेशकश। नवाज शरीफ की जानिब से सहाफियों को ओहदे और मराद बतौर रिश्वत देने का इल्जाम तो खुद सहाफी बरादरी लगा चुकी है। 17 जुलाई 2017 को सहाफी हामिद मीर ने एक कॉलम लिखा था जिसका उन्वान था इस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों। इसमें उन्होंने लिखा कि जब पानामा केस में मुश्तरका तहकीकाती टीम तहकीकात कर रही थी और उस वक्त सवाल उठाने से रोकने के लिए इन्हें खुश करने की कोशिश की गई। सहाफी सलीम सहाफी भी कह चुके हैं कि नवाज शरीफ के दौर में सहाफियों को रिश्वत के तौर पर ओहदों और मराद से नवाजा गया। पाकिस्तानी ही नहीं अमरीकी सहाफी भी नवाज शरीफ पर रिश्वत देने का इल्जाम लगा चुके हैं। किम बार्कर, इसका नाम आपने सुना होगा, उसका इल्जाम है कि वो नवाज शरीफ का इंटरव्यू करने गई तो नवाज शरीफ ने इन्हें आईफोन देने की पेशकश की। इल्जामात तो ये भी लगाए जाते हैं कि नवाज शरीफ ने अस्करी अफसरान को भी रिश्वत की पेशकश की। साबिक फौजी आमिर जनरल ज़ियाउल हक के बेटे एजाजुल हक ये इल्जाम लगा चुके हैं कि नवाज शरीफ ने फौजी अफसरान को रिश्वत देने की कोशिश। आपने सैफुर रहमान को कहा कि जितने कोर कमांडर हैं उनको जाकर एक चाबी देकर आप BMW की। आसिफ नवाज ने ना वो चाबियां सबसे वापस करवाई, बल्कि मैं इस बात का गवाह हूं कि उन्होंने वजीर आजम को ये पैगाम भिजवाया कि खबरदार अगर आइंदा किसी कोर कमांडर को आपने ब्राइब करने की कोशिश की तो। नवाज शरीफ पर ये इल्जाम भी लगाया जाता है कि उन्होंने अपने दौर के फौजी सरबरा जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को भी BMW गाड़ी बतौर रिश्वत पेश की थी और ये बात जनरल आसिफ नवाज के भाई शुजा नवाज अपनी किताब में लिख चुके। पानामा केस के बाद होने वाली तहकीकात के नतीजे में तो नवाज शरीफ ओहदे से नाअहल भी करार दिए गए और सजा भी पाई। उस वक्त भी वो सजा याफ्ता होने के बाद जमानत पर बरतानिया चले गए और अदालत इन्हें मफरूर करार दे चुकी है, लेकिन इनके खिलाफ माजी में जितने मुकदमात भी बने वो किसी न किसी मौका पर खारिज हो गए। हाज़रीन, आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर शब खून मारने के बाद एहतसाब ब्यूरो में नवाज शरीफ के खिलाफ 28 मुकदमात शुरू किए, जिनमें से 15 नाकाफी शवाहिद की वजह से चंद बरसों में ही खारिज हो गए। नवाज शरीफ को तैयारा साजिश केस में सजा मिली, लेकिन जब वो 10 साल जलावतन
वतनी पर आमादा हुए तो सजा माफ कर दी गई। इनके खिलाफ हुदैबिया मिल्स रेफरेंस दायर हुआ। इसमें इसहाक डार ने मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ भी किया, लेकिन बाद में वो अपने बयान से मुनहरिफ हो गए और पहले लाहौर हाई कोर्ट, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वो केस खारिज कर दिया। एक वक्फा लेंगे, वक्त आपको बताएंगे कि क्या वाकई अब आपका व्हाट्सएप इस्तेमाल करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। बात करेंगे वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी से इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, मोबाइल फोन पर पैगाम रसानी के लिए सबसे मशहूर एप्लीकेशन व्हाट्सएप अब अपनी पॉलिसियां तब्दील करने जा रही है। सार्फिन का डाटा फेसबुक से शेयर करने का ऐलान कर चुकी है। सार्फिन को अल्टीमेटम दे चुकी है कि नई पॉलिसियां जैसी हैं जहां हैं की बुनियाद पर तस्लीम कर ली जाएं, वरना खुदा हाफिज आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। जो चैट आपने महफूज कर रखी है वो सब तहलील हो जाएगी। इसका सीधा और साफ मतलब तो ये है कि जिससे व्हाट्सएप का इस्तेमाल जारी रखना है वो इस नई पॉलिसी को कबूल करे, वरना अपनी राहें जुदा कर ले। इस जबरदस्ती के अल्टीमेटम से व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले सभी लोग इस तरह का शिकार हैं। मुतबादिल एप्लीकेशंस इस्तेमाल करने का सोचने लगे हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर वो व्हाट्सएप ही इस्तेमाल करते रहे तो क्या कुछ रिस्क पर होगा। नई पॉलिसीज मुतनाज़े हो चुकी हैं, लेकिन व्हाट्सएप को इसकी कोई परवाह नहीं। वो सार्फिन को पैगामात भेज रहा है कि 8 फरवरी तक मोहलत है, पॉलिसी से मुत्तफिक हो जाएं, वरना आप व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नई पॉलिसी है क्या। नई पॉलिसी के मुताबिक व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले का नाम, उसका टेलीफोन नंबर और प्रोफाइल की तफसीलात फेसबुक से शेयर की जाएंगी। वो किस मकाम पर रहता है, कहां कहां जाता है, कौन सा मोबाइल फोन यानी मॉडल इस्तेमाल करता है, कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल करता है, उसके मोबाइल फोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी बैटरी की चार्जिंग कितनी है, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है तो इसका आईपी एड्रेस क्या है। ये तमाम मालूमात व्हाट्सएप हासिल करेगा और फेसबुक के हवाले कर। अब सवाल यह है कि फेसबुक इस सारे डेटा का करेगा क्या, और इसका जवाब सवाल से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि फेसबुक के पास आपकी तमाम सरगर्मियों की मालूमात आ जाएंगी। आप कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, कब मिलते हैं, यह सारा डेटा फेसबुक को मालूम हो जाएगा और इस डेटा की मदद से इश्तिहारी कंपनियां यानी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ज्यादा टारगेटेड मुहिम चला सकेंगी। जब इस नई पॉलिसी पर तनकीद और इस तरह बढ़ा तो व्हाट्सएप के सरबराह विल कैथरार्ट ने ट्विटर पर एक थ्रेड पोस्ट किया। उन्होंने वजाहत की कि व्हाट्सएप में पैगामात और कॉल्स अब भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड ही है। इसका मतलब यह है कि व्हाट्सएप पर जो चैट हो रही है वो फेसबुक नहीं पढ़ सकेगा। एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब यह है कि दो सार्फिन व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हुए कोई पैगाम भेजते हैं या कॉल करते हैं तो कोई भी तीसरा फरीक, यहां तक कि व्हाट्सएप भी इन पैगामात को देख नहीं सकता, कॉल्स को सुन नहीं सकता। नाज़रीन, बिल के मुताबिक नई पॉलिसी लाने का मकसद पीपल टू बिजनेस फीचर्स को मजीद बेहतर तरीके से वाज़े करना है। यानी नई पॉलिसी कारोबार के लिए व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों और उन सार्फिन के दरमियान पैगाम रसानी के बारे में है, लेकिन अब लोग व्हाट्सएप के मुतबादिल दीगर एप्स एप्लीकेशंस जैसा कि सिग्नल या टेलीग्राम की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। यहां तक कि टेक्नोलॉजी और कारोबारी गुरु एलॉन मस्क ने ट्वीट किया है कि व्हाट्सएप की जगह सिग्नल इस्तेमाल करें। सिग्नल पर भी वो तमाम सहूलियात मयसर हैं जो व्हाट्सएप फराहम करता है। आप टेक्स्ट भेज सकते हैं, ऑडियो या वीडियो पैगामात भेज सकते हैं, तस्वीर भेज सकते हैं। टेलीग्राम ऐप तो व्हाट्सएप और फेसबुक पर मीम्स बना रही है। एक मीम में चंद लोग ताबूत को कंधे पर उठाए रक्स कर रहे हैं और इस ताबूत पर व्हाट्सएप की नई पॉलिसी दर्ज है। एक और मीम में स्पाइडरमैन का लिबास पहने दो अफराद आमने सामने खड़े हैं, एक फेसबुक है और एक व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी का पाकिस्तानी अवाम पर क्या असर पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा और हुकूमत पाकिस्तान किन खुतूत पर सोच रही है, बात करेंगे वजीर टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी से। साहब शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या हम कोई ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी ऐसी कोई कम्युनिकेशन एप्लीकेशन बनाए? एक नंबर 2, क्या व्हाट्सएप के ये नए फीचर्स, नई पॉलिसीज आप क्या समझते हैं वाकई एक सारिफ के लिए रिस्क हो सकता है? नहीं, अपने प्लेटफॉर्म तो हमारे पहले ही है, देखिए ना, टेलो टॉक है और 2-3 हमारे अपने है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल जैसे फेसबुक
की जो एक रीच होगी, जाहिर है वो हमारे नेटवर्क्स तो उनको उस तरह तो नहीं हो सकता। लोकल तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल जो नेटवर्क्स हैं उनकी तो जो एक आप कह दीजिए कि जो रीच है उसको तो पहुंचने के लिए आपको बहुत चाहिए, एक पूरी एफर्ट चाहिए ना। वो हमारे अपने जो हैं वो तो पहले ही मौजूद हैं और कई काम कर रहे हैं। दूसरा ये जो आप बात कर रहे हैं कि इससे बहुत कोई अगर देखा जाए तो उसका जो फर्क है सब्सटेंटिव आम लोगों के ऊपर शायद इतना ना पड़े जितना बहुत सारे लोग समझ रहे हैं। बिकॉज ये ज्यादातर इसका मकसद जो है वो ये है कि हम अपना जो बिजनेस टैब है अकाउंट्स, उनका जो डाटा है वो फेसबुक के साथ वो कहते हैं हम शेयर करेंगे। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो यूरोपीय यूनियन है उसको उन्होंने उससे एग्जेम्प्ट कर दिया और सिर्फ हमारे जैसे जो मुल्क हैं उनको उन्होंने इस पे रख लिया है। और अब जब आप इंक्रिप्शन एक दफा उसको हटाएंगे तो फिर 100% गारंटी के डाटा सेफ रहेगा। ये अब देखने वाली बात है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी जो कंपनियां हैं वो जाहिर है कि कोई टेक्नोलॉजी तो उनकी बहुत एडवांस है और दे कैन एक्चुअली डेवलप सम वेरी गुड टेक्नोलॉजीज अबाउट दैट आल्सो। बट अभी जो राइट नाउ आई वुड से कि जो इतना जितना कंसर्न है शायद उतना नहीं है, लेकिन है भी। और जाहिर है कि इसके लिए हमें अपनी जो लेजिस्लेशन है डाटा प्रोटेक्शन की वो लानी होगी और उसके ऊपर हमने काम शुरू किया हुआ था, पहले भी हम काम कर रहे थे। अब जरा ये है कि उसको ज्यादा जल्दी जो है वो हम ले आएंगे, तो इतनी ज्यादा वरी की बात तो नहीं है। लेकिन बहरहाल ये है कि ये एक अच्छा सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि डाटा प्रोटेक्शन पे काम आप कर रहे हैं और होना चाहिए भी। सर हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि इंडिया में डेवलप होती हैं, डेवलपर इंडिया बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तान में लैंड भी करती हैं, फिर पाकिस्तानीज उनको इस्तेमाल भी करते हैं, जो इस तरह की प्राइवेट इंफॉर्मेशंस आपसे मांगती हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप फिर वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, यूरोप में हम देखते हैं सर वहाँ पे लेजिस्लेशन है बाकायदा, अगर कोई ऐसी एप्स जो हैं जब वो आती हैं तो वो बाकायदा एक स्क्रूटनी से गुजर के कि क्या ये आवाम के लिए सेफ है नहीं है, फिर वो आवाम के इस्तेमाल के लिए उन प्ले स्टोर में या फिर गूगल प्ले स्टोर में वो शामिल होती हैं। क्या हमारे यहाँ ऐसा मैकेनिज्म नहीं बन सकता कि इंडिया से आने वाली एप्स जो खतरनाक हो सकती हैं उनको फिल्टर किया जा सके? नहीं, इंडिया ही से नहीं और भी बाकी मुल्कों में भी जो है वो एप्स आती हैं, स्पाई एप्स भी बहुत सारी हैं जो कि फोन में डाल दी जाती हैं और उससे फिर फोन का डाटा जो है वो चोरी किया जाता है। बट ऑब्वियसली डाटा सिक्योरिटी जो है अब एक इतना ही बड़ा आपका इतना बड़ा चैलेंज है, सिक्योरिटी का भी और सोशल चैलेंज भी है, जितना बड़ा कि आपका आई वुड से कि आपके एटॉमिक वेपन आपका जितना बड़ा चैलेंज है। उसकी वजह यह है कि जो डाटा है आपका वो एक फॉर एग्जांपल आप देखिए ना कि अगर कोई हैकर्स जो हैं वो आपके बैंकिंग डाटा जो है वो उठा लें और बैंक ऑपरेशंस बंद कर दें तो आप देखिए फिर क्या हो सकता है। सो डाटा प्रोटेक्शन जो है वो एक पूरी साइंस है नई, और दुनिया में इस वक्त साइबर सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत बड़ा एक इस वक्त जो है वो मौजू है और उसके ऊपर और प्राइवेसी जो है वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मौजू है जिसके ऊपर बहुत काम हो भी रहा है। और पाकिस्तान में भी अब हम इंशाल्लाह इसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी का एक पूरा क्लस्टर है पाकिस्तान में जो कि इस वक्त मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर काम कर रहा है। सो इंशाल्लाह हमारा भी काफी एडवांस होगा साइबर जो हमारा साइबर सिक्योरिटी का मामला है। ठीक है। अब सर जाते जाते आखिर में अभी व्हाट्सएप के ऊपर जो जिस तरह से लोगों ने डिलीट करना शुरू कर दिया उसका इस्तेमाल ही तकरीबन लोग चाह रहे हैं कि बंद करने ऑल्टरनेट पर चले जाएं। फौरन ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है? नहीं, इतनी इमरजेंसी नहीं है, लेकिन ये है कि इसका जाहिर है व्हाट्सएप को बड़ा नुकसान होगा और जो बाकी एक एप्स हैं जैसे सिग्नल है, टेलीग्राम है, उनको इसका बहुत फायदा होगा। वो तो एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो व्हाट्सएप का काफी इसके ऊपर और मुझे लगता है कि नुकसान जो है वो होगा। ठीक है चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। बागों का शहर बदबू का शहर बनता जा रहा है, सारे नोटिस बेकार हो रहे हैं, सफाई के दावे और वादे एक के बाद एक गलत साबित हो चुके हैं। लाहौर के वासियों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है, सड़कें गलियां मैदान हर जगह कचरे के ढेर ताफुन फैला रहे हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट पंजाब हुकूमत और तुर्क कंपनियों की लड़ाई ने पूरे लाहौर में कूड़े के ढेर लगा रखे हैं।
गुज़िश्ता 9 साल से लाहौर में बाकायदगी से रोजाना सफाई हो रही थी। 2 तुर्क कंपनियां रोजाना 5000 टन कूड़ा लाहौर की सड़कों और गलियों से पाबंदी से उठाती थीं, लेकिन फिर मौजूदा हुकूमत ने कूड़ा उठाने वाली दोनों तुर्क कंपनियों के साथ मुआहदे में तौसी करने से इनकार कर दिया। मुआहदे की मुद्दत तो 31 दिसंबर को खत्म होनी थी, लेकिन मामले को गलत हैंडल करने की वजह से सफाई की सूरत हाल खराब हो गई। तुर्क कंपनियों ने 31 दिसंबर की डेडलाइन से 2 हफ्ते पहले ही काम बंद कर दिया और फील्ड से अपनी मशीनरी और स्टाफ को निकालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सफाई का काम रुक गया। लेकिन तुर्क कंपनियों का मौक़िफ़ है कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने मुआहदा खत्म होने से पहले दफातर पर धावा बोलकर सामान कब्जे में ले लिया था। इन्होंने रात गए चोरों की तरह हमारी 6 वर्कशॉप्स पे प्री प्लान करके छापा मारे, हमारे अफसरान को उठा के बाहर निकाले। हमारी जो वर्कशॉप्स जिनके लिए इनके पास कोई लीगल लेटर नहीं था कि ये उसके ऊपर जो है अटैक कर सकें, इन्होंने बगैर किसी वजह के, बगैर किसी लीगल ऑर्डर के, और जबकि हमारे पास स्टे मौजूद है कोर्ट का, और इसी वजह से हम कोर्ट में दोबारा गए भी हैं। इसके बाद झगड़ा बढ़ा तो तुर्क कंपनी लाहौर हाई कोर्ट में चली गई और कंपनी की गाड़ियां और मशीनरी कब्जे में लेने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, जिस पर अदालत ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को अल-बुराक कंपनी की गाड़ियां और मशीनरी इस्तेमाल करने से रोक दिया था। यहीं से लाहौर की सफाई की सूरत हाल बदतरीन रुख इख्तियार कर गई, क्योंकि वेस्ट कंपनी के पास पूरे लाहौर की सफाई करने के लिए वसाइल नहीं है और तुर्क कंपनियों की मशीनरी वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हुकूमत से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि इसने किसी दूसरी कंपनी के साथ मुआहदे से पहले ही तुर्क कंपनियों के साथ ठेका मंसूख कर दिया था। अब पीटीआई हुकूमत की इस गलती का खमियाजा पूरा लाहौर भुगत रहा है और अब वज़ीर आला पंजाब की मावन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने दावा किया है कि लाहौर में 25,000 टन से 20,000 टन कचरा उठा लिया गया है। 5,000 टन कचरा भी जल्द उठा लिया जाएगा। ट्विटर पैगाम में उन्होंने बताया कि नए कॉन्ट्रैक्टर्स के उन इंतखाब तक उबूरी प्लान तैयार है। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि लाहौर को साफ सुथरा बनाने के लिए कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन इस अल्टीमेटम के बावजूद कोताही हो रही है, 30 दिन से हो रही है, और इस कोताही ने लाहौर की जो हालत कर रखी है वो बताने से ज्यादा देखने से ताल्लुक रखती है। इस पर यह रिपोर्ट देखिए। अंदरून लाहौर हो या पोश इलाके, हर तरफ कचरे के ढेर नजर आते हैं। आजकल लाहौर का शहर कम और कचरे की डंपिंग साइट ज्यादा लगता है। वज़ीर आला पंजाब ने एक बार फिर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को अल्टीमेटम दे दिया है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक शहर की सड़कों पर अब भी 20,000 टन से जायद कचरा मौजूद है। शहरियों ने कचरा न उठाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। यहाँ पे इतना गंद है कि हम आपको क्या बताएं, स्मेल इतनी है, गंदगी इतनी है, कुछ नहीं हम बता सकते। घरों में भी गंद पड़ा हुआ है, कोई नहीं उठाता। कंपनी थी वो डेली उठाती थी, आप इधर को 8वें दिन को 7वें दिन बाद उठाता है। हम तो तंग आ गए। ये जो इधर के बाजार हैं, जब बारिश होती है बाजार बंद हो जाते हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने एक बार फिर दावा किया है कि रवा हफ्ते शहर का सारा कचरा साफ कर दिया जाएगा। लाहौर में कूड़े की इस बदतरीन सूरत हाल की वजह क्या है? इंतजामिया कोशिश नहीं कर रही है, ये सूरत हाल इसके बस से बाहर हो चुकी है। मामला है क्या, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तुर्क कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अफजाल शाह। सब ये बताइएगा कि वजह है क्या? एक तो आपकी मशीनरी कॉन्फिस्केट गवर्नमेंट ने की, उसके बाद गवर्नमेंट वो मशीनरी अपने पास रखने के बावजूद काम क्यों नहीं कर पाई, इकट्ठा कैसे हो गया, और जो आपसे मुआहदे की मनसूखी थी उसका अमल कैसे पूरा हुआ? क्या वो सही तरह से आपसे ट्रांजिशन नहीं ले पाए काम की? सर असल में 21 तारीख को जब इन्होंने कू किया तो हमारी मशीनरी इन्होंने टेक ओवर कर ली थी। तो 21 के बाद जो है तो टोटली LWMC जो है तो रिस्पॉन्सिबल है लाहौर को साफ रखने में। तो हमारी मशीनरी, हमारे इक्विपमेंट, सारी चीज़ें इन्होंने ले ली थी ज़बरदस्ती। उसके बाद जो है तो हम फिर हाई कोर्ट को हमने रुजू किया कि हमें जो है तो हमारे एसेट्स वापस किए जाएं। 29 को जो है तो हाई कोर्ट ने इनको कहा कि मशीनरी वापस की जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने जो है तो या जो भी है इन्होंने ऑफिस बंद कर दिया और ये लोग भाग गए कि कोरोना हो गया और ऑफिस बंद रहा। तो 21 के बाद जो है सर ये खुद रिस्पॉन्सिबल है। 21 के बाद हमारा कोई रोल नहीं रहा लाहौर को साफ करने में। जैसे आपने पूछा कि क्यों नहीं कर पा रहे कि बहुत सारे जो है तो रीज़न्स हैं। एक तो
सारे 9 सालों से हम ये प्रैक्टिस जो है तो लाहौर को सफाई के लिए हम लगे हुए थे, तो सारी प्लानिंग्स और हर चीज़ें जो थी तो वो हमारे हाथ में थी। अब जब से इन्होंने टेक ओवर किया है तो सिचुएशन दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। वजह यह है कि कैपेसिटी जो है तो लिफ्टिंग कैपेसिटी या कलेक्शन एफिशिएंसी जो है तो वो इनकी इस वक्त नहीं है। ये फायर फाइटिंग कर रहे हैं, जहाँ पे भी इनको कंप्लेन आती है वहाँ पे जाते हैं, गाड़ियों को उधर भेज देते हैं, इधर से इधर, तो कोई प्रॉपर प्लानिंग से ये लोग नहीं चल रहे। और जो कलेक्शन एफिशिएंसी जो हमें पता चली है वो इनकी डेली की कोई 2500 टन है जो ये कलेक्शन कर लेते हैं। ट्रांसफ़र के लिए फिर इन्होंने दूसरा मैकेनिज्म अडॉप्ट किया है, तो इस वजह से जो है तो मसले मसाइल आ रहे हैं। प्लस जो है तो इनकी अभी समझ ही नहीं आ रही इनको कि हम करें तो कैसे करें इसको। जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा अफजाल साहब कि जब ट्रांजिशन हो रही थी, आपको कू कह लें या ट्रांजिशन कह लें, उस वक्त इन्होंने कोई ब्रीफिंग भी नहीं लिया आपसे? देखे ना, होता है ना कि आप पूछते हैं कि भाई 9 साल से आप ये काम कर रहे हैं, आपको पता है ये काम आप किस तरह कर रहे हैं, अब हम आपसे ये काम ले रहे हैं, अब हम करेंगे ये काम। तो एक सिटिंग, एक नशिस्त होती है जिसमें बैठ के आपसे पूछा जाता है कि भाई आप क्या क्या करते आ रहे हैं, कि आपका मैकेनिज्म क्या है, ताकि जब हम काम करें तो उसी तरीके से करें। ऐसी कोई नशिस्त नहीं हुई? अली भाई, इस हवाले से कोई नशिस्त नहीं हुई हमारी। इनके साथ आखिरी नशिस्त तकरीबन कोई 21 से पहले, कोई 15 को जब हमने क्लोजर का सिलसिला हमारा शुरू हुआ था, 22 को इन्होंने हमें 22 नवंबर को इन्होंने हमें लेटर लिखा कि जी हम आपसे वापस चीज़ें लेना चाह रहे हैं। तो हमने फिर अकॉर्डिंगली एज पर कंट्रैक्ट इनको रिप्लाई किया कि 27 को कि जी ये प्लान है हमारा, हम ग्रेजुअली चीज़ों को बंद करेंगे और काइंडली आप एज पर कंट्रैक्ट हमारे साथ बैठें और आप चीज़ों को समझ जाएं। लेकिन 27 का हमने इनको लेटर लिखा जिसमें फिर 5 दिसंबर को हमने एक दफ़ा फिर इनको एक रिमाइंडर दिया कि जी काइंडली हमारे साथ बैठ जाएं, जो भी मसले मसाइल हैं वो हम सेटल करने और स्मूथ तरीके से ये ट्रांजेक्शन जो है तो हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट कहें कि इन्होंने लेकिन वो आप पे इल्जाम लगाते हैं कि आपने 10 तारीख से काम छोड़ दिया था। आपने कहा आप ग्रेजुअली काम छोड़ते और उनके हवाले करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपने 10 तारीख को बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे। अली भाई, अगर 10 तारीख से हमने काम छोड़ दिया था तो आज भी मैं इनके क्लेम सुन रहा था कि 5000 टन इन्होंने जो सीएम को ब्रीफिंग दी है उसमें इन्होंने कहा है कि बैकलॉग 5000 टन है। अली भाई, डेली का 5500 टन डेली का जनरेट हो रहा है। तो अगर हम चले जाते हैं एक महीने पे तो एक महीने का बैकलॉग बन जाएगा 165,000 टन। हार्डली इन्होंने अभी तक जो है तो किया है कोई 40 to 50,000 टन। तो इसका मतलब है कि 1 लाख टन का बैकलॉग अवेलेबल है, इसके मतलब है लाहौर में। ऐसी बात नहीं है। यकम से अभी तक जो इन्होंने, चले हम मान लेते हैं कि यकम से लेके 10 तारीख तक तो यही काम कर रहे थे। इन 21 के बाद हमारी मशीनरी और हर चीज़ इन्होंने रख ली। हमें वापस हाई कोर्ट का जो है तो ऑर्डर्स भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए, हमें वापस मशीनरी नहीं मिली। तो यकम से 10 तक जो है तो इन्होंने 33,000 टन उठाया है। हालांकि सिस्टम में अगर 10 दिनों को देखा जाए तो 55,000 टन जनरेट हुआ था, जिसमें से 33,000 इन्होंने उठाया है। तो 21,000 टन अच्छा, अभी भी बैकलॉग पड़ा है। बताइए इसका हल क्या है? इसका हल क्या हो सकता है? फौरी तौर पे क्या करना चाहिए इनको? फौरी तौर पे एक तो मशीनरी इनको इन्हेंस करनी पड़ेगी और जो इनकी अपनी जो है चीज़ों को समझने की उस पर बड़ा टाइम लगाते हैं, जो समझ नहीं आती इनको कि इसको कैसे किया जाए। तो मेरा तो यही होगा कि कलेक्शन एफिशिएंसी जब तक नहीं बढ़ेगी और जो हमारी मशीनरी है वो इनसे हैंडल नहीं हो पा रही। उसमें ये था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मशीनरी हमारी जो ब्रेकडाउन में चली गई है तो वो अब इनसे हैंडल नहीं होगी, क्योंकि 9 साल पुरानी मशीनरी थी और वो जो है तो ऐसी मशीनें हैं जो उनके पार्ट्स बाहर से आने हैं। तो वो जब तक मशीनरी नहीं होगी, जब तक आपके पास वही हम कहते हैं कि बंदूक नहीं होगी तो आप लड़ेंगे कैसे? तो ठीक है, कलेक्शन तो मैन पावर से कर लेंगे, लेकिन ट्रांसफर का जो है तो वो इनका इशू रहेगा जब तक नई मशीनरी डक नहीं होगी। अफजाल शाह साहब, आपके वक्त का शुक्रिया, लेकिन इस धींगा मुश्ती में, इस लड़ाई में लाहौरियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लाहौर
ताफुन और बदबू का मरकज बन चुका है। कचरा उठ नहीं पा रहा। गली मोहल्लों में इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि लगता है किसी गंदे नाले के पास बसना शुरू हो गए हैं लोग। ये लाहौर वो लाहौर नहीं है जो आज से चंद साल छोड़े चंद महीने पहले था। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो जाता है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।